जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रिलेटेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम सर्वनाम की शुरुआत किए थे तथा सर्वनाम में हमने 2-3 प्रकार को पढ़ लिया था तथा उसके आगे जो बचा हुआ है आज उसके आगे आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए जिससे कि किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको एग्जाम में ना होने पाए। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपको बनेंगे एग्जाम में, आप आसानी से यहाँ से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। हम सर्वनाम पढ़ रहे थे। सर्वनाम में हमने देखा था कि सर्वनाम किसे कहते हैं, परिभाषा, और सर्वनाम 6 प्रकार के हमने पढ़ा था। सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम 11 होते हैं, हमने देखा था। लेकिन सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? 6 प्रकार में हमने 3 को पढ़ लिया था। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। आज चौथा हम देखेंगे। आज चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? वह सर्वनाम जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। वह सर्वनाम जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। पहला उदाहरण है कि पानी में कुछ पड़ा है। पानी में कुछ पड़ा है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है उसका जो पहचान चिन्ह होता है क्या होता है? कोई और कुछ। जिस शब्द या वाक्य में, जिस सेंटेंस में कोई या कुछ लगा हो तो आप उसको पहचान सकते हैं आसानी से कि वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जिससे कि किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध होता है। आप जाने कि उसके अनिश्चितता का बोध होता है तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है, जो पहचान चिन्ह होता है, उसे कहते हैं कोई या कुछ। जैसे इसमें देखिए पानी में कुछ पड़ा है, यहाँ देखिए आ गया कुछ। अब आ गया कुछ, पानी में कुछ पड़ा है। तो जब इस यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि पानी में कुछ पड़ा, मतलब कंफर्म नहीं है पानी में क्या पड़ा है, लेकिन पानी में कुछ पड़ा है। तो पानी में क्या पड़ा है वो अनिश्चितता का बोध करा रहा है। पानी में क्या पड़ा है ये कंफर्म नहीं है क्या पड़ा है, लेकिन वह संकेत कर रहा है कि पानी में कुछ पड़ा है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ पड़ा है, लेकिन क्या पड़ा है वो कंफर्म नहीं है, मतलब कि अनिश्चित है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो पानी में कुछ पड़ा है। जैसे देखिए अगला उदाहरण है, अगला है कोई आ रहा है। कोई आ रहा है। कोई आ रहा है। अब यहाँ देखिए कोई लगा हुआ है, इससे भी आप पहचान लेंगे कोई आ रहा है। ये निश्चित नहीं है कौन आ रहा है, ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि कौन आ रहा है, लेकिन कोई आ रहा है। तो इससे आप पहचान लेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम में अनिश्चितता का, व्यक्ति या वस्तुओं की अनिश्चितता का बोध होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका पहचान चिन्ह होता है कोई या कुछ। जिस सेंटेंस में कोई या कुछ लगा हो तो आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं कि वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है या पानी में कुछ पड़ा है, कोई भी प्रकार, मतलब आप और अधिक इसका सेंटेंस बना सकते हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, पानी में कुछ पड़ा है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, दोनों उदाहरण को और अनिश्चयवाचक सर्वनाम परिभाषा हम आपको बताएंगे। इसको नोट डाउन करिए। इसके आगे देखते हैं 5वां। ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब 5वां देखते हैं, मिटा दें इसको। अब इसको आसानी समझिए, इसमें कोई भी दिक्कत, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने पाएगी। बस आप इस पहचान चिन्ह को पहचानते रहिए या इसको याद रखिए इसका पहचान चिन्ह क्या है। उसी के माध्यम से आप अपने क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। जैसे अगला है देखिए 5वां। ये तो हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब 5वां है
संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसका जो पहचान चिन्ह होता है क्या होता है? सो और जो। क्या होता है? सो और जो। सो और जो, जिस सेंटेंस में सो और जो लगा हो तो आप उसको पहचान सकते हैं कि वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसकी परिभाषा देखिए क्या है। जहां पर दो वस्तुओं या व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध का बोध होता है, जहां पर दो व्यक्तियों या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध का बोध होता है, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जहां पर दो व्यक्तियों या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को दर्शाया जाता है या बताया जाता है तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे देखिए उदाहरण क्या है? पहचान क्या हो गया? जो, सो या जो, और दो है जिसने, जिसको, जिसने, जिसको, जिसने, जिसको, इसको भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। सो जो के अलावा जिसने और जिसको भी संबंधवाचक सर्वनाम का पहचान चिन्ह में आता है। अब उदाहरण देखिए, जैसे है, उदाहरण के माध्यम से आप इसको समझेंगे। जैसे देखिए उदाहरण क्या है कि वह लड़का कौन है जो पड़ा रो रहा है। वह लड़का कौन है? वह लड़का कौन है? कौन है जो पड़ा रो रहा है? वह लड़का कौन है जो पड़ा रो रहा है? अब यहाँ देखिए इस सेंटेंस में वह लड़का कौन है जो पड़ा रो रहा है। अब यहाँ देखिए जो आ गया, तो जो क्या कर रहा है? जो इस लड़के को रो रहा है उसको देखिए ए वाला सेंटेंस जो आगे वाला है इसको इसमें से ऐड कर रहा है। वह लड़का कौन है जो पड़ा रो रहा है, मतलब कि दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के पारस्परिक संबंध, यह लड़के को जोड़ रहा है। लड़का क्या कर रहा है? रो रहा है, लेकिन जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जो। इसी से आप पहचान सकते हैं जो लगा हुआ है, सो या जो, जिसने या जिसको, जहां लगा हो आप पहचान सकते हैं वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर हमेशा आपको देखना है कि दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध जहां प्रकट होते हैं वहां पर संबंधवाचक होता है। वह लड़का कौन है जो पड़ा रो रहा है। जैसे अगला देखिए, अगला उदाहरण है, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। वह लड़का जो कल आया था, वह लड़का जो कल आया था, जो कल आया था पढ़ने में तेज है। पढ़ने में तेज है। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। अब इसमें देखिए लड़के को ऐड किया जा रहा है, किसके माध्यम से? जोड़ा जा रहा है जो के माध्यम से। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। इसमें दो व्यक्तियों को जो के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। वह लड़का जो आया था पढ़ने में तेज है। अब अगला देखिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम पहचान चिन्ह सो या जो, जिसने या जिसको। परिभाषा आप जान ही चुके हैं। जहां पर दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं को परस्पर संबंध दर्शाया जाता है या बताया जाता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह संबंध जो दर्शाया या बताया जाता है वो सो जो या जिसने जिसको के माध्यम से दो सेंटेंस या दो वस्तुओं या दो वस्तुओं को जोड़ा जाता है। इन्हीं योजक चिन्हों के माध्यम से आप योजक चिन्ह मान सकते हैं। इन्हीं के माध्यम से दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों को परस्पर जोड़ा जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके आगे लास्ट बचता है हमारा, लास्ट देख लेते हैं क्या है इसमें।
प्रश्नवाचक सर्वनाम लास्ट बचा, उसको भी देख करके सर्वनाम को हम आज खत्म कर देंगे, समाप्त कर मिटा दें इसको। अब देखिए अगला है छठा हमारा, छठा देखिए क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसका जो पहचान चिन्ह है, कौन क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम लास्ट सर्वनाम है छठा, जो इसका पहचान चिन्ह होता है कौन और क्या, कौन और क्या। कौन और क्या के माध्यम से आप प्रश्नवाचक चिन्ह को पहचान सकते हैं कि जिन सेंटेंस में कौन या क्या लगा रहेगा, आप जान सकेंगे कि वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसे परिभाषा है, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिनसे यह मालूम पड़े कि किसी के द्वारा किसी के प्रति या किसी के विषय में प्रश्न किया जा रहा है, तो वहां पर आप जान सकते हैं वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। मतलब वह सर्वनाम जिसके माध्यम से प्रश्न की अनुभूति होती है, प्रश्न किया जा रहा है ऐसा प्रतीत होता है, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे देखिए, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। यहाँ क्या है, तुम क्या खा रहे हो, यहाँ क्या देखिए, क्या मालूम पड़ रहा है कि प्रश्न किया जा रहा है, किसी से पूछा जा रहा है कि तुम क्या खा रहे हो, प्रश्न किया जा रहा है। अगला है कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। अब यहाँ देखिए कौन लग गया है, तो कौन आ रहा है मतलब पूछा जा रहा है, किसी से प्रश्न किया जा रहा है कि कौन आ रहा है, तो आप इसको आसानी से जान सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन और क्या। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सर्वनाम हम छह प्रकार थे, छह को हम आसानी से पढ़ चुके हैं, मिटा दें इसको। अब देखिए, सर्वनाम को हम आसानी से 6 प्रकार थे, 6 को समाप्त कर चुके हैं। अब इसमें एक और पूछा जाता है, जो नया टर्म कह सकते हैं, जो यूपी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए क्या है। यूपी या अधिकांश अब यहीं से क्वेश्चन बना रहा है जो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि आप 6 पढ़ चुके हैं, लेकिन ये अतिरिक्त आपको पढ़ना है, क्योंकि SSSC जो है वो अतिरिक्त पूछ रहा है, जो सभी को मालूम है वहां से क्वेश्चन ना बना करके उसमें कुछ विशेष को ही चुन रहा है। जैसे देखिए, एक है संयुक्त सर्वनाम, ये नया टर्म निकल के आया है। क्या है? संयुक्त सर्वनाम। अभी तक शायद आप इसको पढ़े नहीं होंगे, संयुक्त सर्वनाम। अब ये क्या होता है, इसको देखिए, संयुक्त सर्वनाम। अभी इसको पूछा जा रहा है, सर्वनाम के जो 6 भाग हो गए, उसके अलावा अब इसको पूछा जा रहा है, इसका ट्रेंडिंग में आ रहा है कि संयुक्त सर्वनाम क्या होता है। अब पहले आप इसकी परिभाषा देखिए। परिभाषा को अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिसे है जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं। एग्जाम पूछा जाता है कि संज्ञा शब्दों के मेल से बनने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। या पूछ ले, संज्ञा शब्दों के मेल से बनने वाले को क्या कहा जाता है? संयुक्त सर्वनाम। इसकी परिभाषा क्या है? फिर देखिए कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, फिर उसके आगे उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, मतलब संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। संयुक्त सर्वनाम एक अलग श्रेणी की होती है।
संयुक्त सर्वनाम इन सर्वनामों से थोड़ा हट के होता है, अलग श्रेणी के समान होता है। सर्वनाम में इसकी भिन्नता इसलिए है क्योंकि उसमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से ज्यादा शब्द होते हैं। सर्वनाम में क्योंकि उसमें एक शब्द नहीं होता बल्कि एक से ज्यादा शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम के शब्दों को संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या कह रहा है कि जो संयुक्त सर्वनाम है, संयुक्त सर्वनाम के शब्दों को संज्ञा के साथ स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर इसकी परिभाषा आप देखिए। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ये तो इसकी डिफिनीशन हो गई। उसके आगे क्या है इसमें कि संयुक्त सर्वनाम अलग श्रेणी का सर्वनाम होता है। सर्वनाम से इसकी भिन्नता इसलिए है, सर्वनाम से यह भिन्न इसलिए है क्योंकि इसमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से ज्यादा शब्द होते हैं। यह सर्वनाम से इसलिए भिन्न है क्योंकि इसमें एक शब्द नहीं एक से ज्यादा शब्द होते हैं। सर्वनाम में अभी आप देखे होंगे जितने भी उसके योजक चिन्ह हैं या जो उसके पहचान चिन्ह है उसमें सिर्फ एक ही सिंगल होता है। जैसे यह हो गया, यह के अलावा उसमें और कोई नहीं आएगा। या अब से हो गया कौन, कौन के अलावा नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा। उसी प्रकार लेकिन इसमें क्या है कि क्योंकि उसमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से ज्यादा शब्द होते हैं। अब देखिएगा आगे कैसे होते हैं, एक से ज्यादा शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम के शब्दों को संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या कह रहा है कि संयुक्त सर्वनाम के जो शब्द होते हैं वो संज्ञा के शब्दों के साथ इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, अब उदाहरण देखिए, यही उदाहरण आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। जैसे है जो कोई, अब इसमें देखिए एक शब्द नहीं है, यहाँ पर दो शब्द आता है। जो कोई, जो कोई, जो कि क्या है कि जो संयुक्त सर्वनाम के जो शब्द हैं वो संज्ञा के शब्दों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, तभी ये संयुक्त सर्वनाम कहलाता है। मतलब कि इसमें संज्ञा रहेगी उसके बाद सर्वनाम रहेगा, संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक साथ प्रयोग किया जाता है। जो कोई, कोई ना कोई, कोई ना कोई, जो कोई, कोई ना कोई, कोई कोई, कौन कौन, कौन कौन, कुछ कुछ, कुछ कुछ, सब कुछ, सब कुछ के बाद हर कोई, हर कोई। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये जो संयुक्त सर्वनाम है ये संज्ञा प्लस सर्वनाम दोनों को मिक्स से, दोनों के मिश्रण से बनता है। इसमें संज्ञा भी रहेगी और सर्वनाम भी रहेगा, इसीलिए इसे संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जो कोई, कोई ना कोई, कोई कोई, कौन कौन, कौन कौन, कुछ कुछ, सब कुछ और हर कोई। ये इसके कुछ उदाहरण हैं जिनके माध्यम से आप संयुक्त सर्वनाम को पहचान सकते हैं।